Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be looking into the current affairs of 6th June. तो शुरू करते हैं. पहले GS1 में आज कुछ भी important topic नहीं है इससे related. Then GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से पहला टॉपिक है सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट. तो गवर्नमेंट ने ट्विटर को एक लास्ट वार्निंग दी है कि आप जो आईटी रेगुलेशंस है और आईटी एक्ट है उससे कंप्लाई कीजिए, नहीं तो आपको सेक्शन 79 के अंदर जो एग्जेम्पशन मिलता है लायबिलिटी से वो नहीं मिलेगा. क्या है पूरा सेक्शन 79 उसको देखेंगे. इंडेमनिटी क्लॉज, देखो ये जो क्लॉज है ये प्रोवाइड करता है एक सिक्योरिटी के लिए. इसमें पूरा इशू क्या है कि जो बहुत सारी वैक्सीनेशन कंपनीज हैं जैसे फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, इंडिया को इन सबसे वैक्सीन्स चाहिए, लेकिन ये कंपनीज की कुछ शर्तें हैं. उसमें से एक शर्त है ये इंडेमनिटी क्लॉज की. ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे. फिर इंटरनेशनल रिलेशन में 3 टॉपिक्स हैं आज. यूएस डिलेज टैरिफ अगेंस्ट डिजिटल सर्विस टैक्स. तो डिजिटल सर्विस टैक्स जो बाकी कंट्रीज यूएस की कंपनीज के ऊपर लगा रही थी, उसी के रिटेलिएशन में यूएस टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा था इन कंट्रीज की गुड्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन यूएस ने अब इसको डिले कर दिया है. ठीक है, फिर उसके बाद कमिंग टुगेदर ऑफ पावरफुल 5, ये ब्रिक्स को लेके एक आर्टिकल है. ठीक है, बहुत अच्छा आर्टिकल है. इसमें जो भी रेलेवेंस है ब्रिक्स की उसको दिया गया है उसके बारे में. देन FATF, ठीक है, ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. इसके बारे में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा है कि उसे किस तरह से ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए. तो ये ग्रे लिस्ट क्या है, FATF क्या है, इसके बारे में समझेंगे. देन वी हैव GS3 में एनवायरमेंट में से बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इससे रिलेटेड एक डाटा आया है जिसमें ये बताया गया है कि रोज़ 2 लाख kg जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है. तो इसके बारे में बात करेंगे. देन साइंस एंड टेक में हमारे पास एक आर्टिकल है, नीड टू स्टे प्रिपेयर फॉर मल्टीपल वेव्स. तो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनका इंटरव्यू है और इसमें ये कहा गया है कि हो सकता है बहुत सारी वेव्स आए, हो सकता है बहुत सारे म्यूटेशन हो, तो हमें किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर रहना है इसके बारे में बात की गई है. देन GS4 में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आज. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट के बारे में देखते हैं. न्यूज़ क्या है पहले ये समझ लेते हैं. देखो, गवर्नमेंट सेंड्स वन लास्ट नोटिस टू ट्विटर टू अडॉप्ट न्यू आईटी रूल्स. तो गवर्नमेंट ने एक लास्ट नोटिस भेजा है ट्विटर को कि आप जो नए आईटी रूल्स हैं इसको कंप्लाई कीजिए, इससे आप इनको अडॉप्ट कीजिए. तो आईटी रूल्स के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगी, इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे आईटी एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और जो सेक्शन 79 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि अगर आप इस आईटी रूल्स से कंप्लाई नहीं करते हैं इस वार्निंग के बाद भी, तो जो लाइबिलिटी से एग्जेम्पशन मिलता है आपको आईटी एक्ट के अंतर्गत वो आपको नहीं मिलेगा. अब ये जो एग्जेम्पशन मिलता है इस लाइबिलिटी से ये दिया गया है सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट में. तो ये क्या है इसको समझते हैं. अब देखो, ये आईटी एक्ट है 2000 का. ये जो आईटी एक्ट है ये बहुत सारी इंटरमीडियरीज को कवर करता है. अब इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, देखो इंटरमीडियरीज यानी कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी एंटिटी जो कोई भी रोल प्ले करती है इन कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. यानी कि एक तो जो यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, सोशल मीडिया कंपनीज होती हैं, हैंडल्स होते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब भी इंटरमीडियरीज के अंदर आएंगे. ठीक है, अब इन इंटरमीडियरीज की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ फंक्शंस हैं, वो इस आईटी एक्ट में दिए गए हैं. ठीक है, अब आईटी एक्ट के सेक्शन 79 की बात कर रहे थे हम अभी. ये क्या करता है, ये इंटरमीडियरीज को लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट करता है. मतलब क्या है इसका, देखो इसका मतलब ये है कि कोई थर्ड पर्सन है. ठीक है, मान लो ए कोई पर्सन है और उसने एस बी जो है यहाँ पे इंटरमीडियरी है. ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. एस बी पे उन्होंने ए ने कुछ ऐसा लिख दिया जो कि बहुत गलत था. ठीक है, जो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट था, देश की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकता था, ये सारी चीज़ें. ठीक है, जिस भी ग्राउंड्स पे ए ने कुछ गलत लिख दिया एस बी पे, अब एस बी इसके लिए लायबल नहीं होगा. ठीक है, एस बी यहाँ पे लायबल नहीं होगा, जो लायबल है वो है ए. ठीक है, तो गवर्नमेंट एसबी को नहीं बोलेगी कि आपने ऐसे कैसे लिखने दिया उसको. यहाँ पे एसबी लायबल नहीं है, यहाँ पे ए वुड बी द लायबल पर्सन. ठीक है, तो यही लायबिलिटी जो है इससे एग्जेम्प्ट करता है ये सोशल मीडिया हैंडल्स को या इंटरमीडियरीज को. कौन, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट. तो इसमें क्या कहा गया है, एन इंटरमीडियरी शेल नॉट बी लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डाटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड बाय हिम. तो कोई भी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए इंटरमीडियरी लायबल नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज ये भी है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि अगर गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंप्लेन करता है इस इंटरमीडियरी को
कि आपके सोशल मीडिया हैंडल पर ऐसी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाली गई है, उसके बाद भी अगर ये सोशल मीडिया हैंडल या इंटरमीडियरी उसके अगेंस्ट एक्शन ना ले तो फिर वो लायबल होगा। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ने यही कहा है कि हमने आपको कई बार वार्निंग दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आप इससे कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपकी जो यहाँ पे लाइबिलिटी से आपको एग्जेम्पशन मिला हुआ था वो आपको नहीं मिलेगा, और अब आपको सेक्शन 69 के अंतर्गत चार्ज किया जा सकता है। अब देखो, हमने सेक्शन 79 समझ लिया, सेक्शन 69 को भी समझ लेते हैं। तो देखो, सेक्शन 69 क्या बोलता है कि सेंटर को या गवर्नमेंट जो है स्टेट की, उसको ये इनेबल करता है कि वो इंटरमीडियरी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सके। ठीक है, या फिर इंटरमीडियरी को ये कह सके कि आप किसी भी पब्लिक इंफॉर्मेशन जो उनके हैंडल पे है उसको ब्लॉक करो। मतलब क्या है, सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है, सेक्शन 69 ये कहता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो रही है, ठीक है, किसी सोशल मीडिया हैंडल से, जैसे ट्विटर पे किसी ने कुछ ऐसा डाल दिया जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, अब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो पब्लिक तक जाए, तो गवर्नमेंट ट्विटर को ये कह सकती है सेक्शन 69 के अंतर्गत कि ये इन ग्राउंड्स पे हमारे देश के लिए हार्मफुल है, इसीलिए आप इसको यहाँ से हटाइए, इसको ब्लॉक कीजिए, ये पब्लिक एक्सेस में नहीं जाना चाहिए। तो अब इसके कुछ ग्राउंड्स भी हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर के कंप्लाइंस में कुछ भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके अलावा सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, फ्रेंडली रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज। तो अगर इन सब से कंप्लाई नहीं करता है कोई भी डाटा, तो फिर उसको सेक्शन 69A के अंतर्गत सेंटर ये कह सकता है कि आप इस डाटा को पब्लिक एक्सेस से ब्लॉक कीजिए। यही सेक्शन 69 था जिसके अंदर चाइनीज ऐप्स को बैन किया था इंडिया ने। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो, इसमें एक और चीज़ है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस। तो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस में क्या कहा गया था, इसमें 3 सेक्शंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी। एक तो था सेक्शन 79 जो मैंने आपको समझा दिया, सेक्शन 69 जो मैंने आपको समझा दिया। इन दोनों को अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि उन्होंने बोला नहीं ये सही है, इनको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। एक सेक्शन को हटा दिया जिसका नाम था सेक्शन 66। इसमें क्या क्या था, इसमें ये था कि कोई भी पर्सन, जैसे ए को ही वापस ले लेते हैं, ये ए पर्सन ने सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखा, ठीक है, कुछ भी लिखा, जैसे कुछ भी एक कमेंट लिखा, कुछ भी एक इन्फॉर्मेशन लिखी। ठीक है, अब ये अगर किसी को लगता है कि ये उसको डिफेम कर रही, किसी थर्ड पर्सन को डिफेम कर रही है, या फिर एनिमिटी पैदा कर रही है, हेट्रेड पैदा कर रही है, तो इसके अंतर्गत जो जिस भी पर्सन ने इसको डाला है, जैसे ए ने इस इन्फॉर्मेशन को लिखा है, तो इसके अगेंस्ट पनिशमेंट हो सकती थी ए को। ठीक है, कुछ भी पेनल्टी, 2 साल 3 साल, ये पेनल्टी ए के ऊपर लग सकती थी। तो सेक्शन 66A को कर्व कर दिया गया, स्ट्रक ऑफ कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने इन श्रेया सिंघल केस। उन्होंने ये कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है और बहुत वेग है। क्या है, डिफेमेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, एनमिटी को कैसे डिफाइन करोगे, हेट्रेड को कैसे डिफाइन करोगे। तो ये तो आप, ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी इम्पोज कर दे। तो यहाँ पे जस्ट अ केस कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर भी सकती है, तो यहाँ पे सेक्शन 66A को इसीलिए स्ट्रक ऑफ कर दिया गया कि इसके जो टर्म्स हैं बहुत वेग है, कहीं डिफाइंड नहीं है, और ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के अगेंस्ट भी जाता है। तो सेक्शन 66A, 69 और 79 मैंने आपको तीनों समझा दी, और ये तीनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस IT एक्ट में। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। Section 69A of IT Act enables the center to ask any intermediary to block access to the public of any information on predefined grounds. तो सेक्शन 69 के अंतर्गत सेंटर ये किसी भी इंटरमीडियरी को निर्देश दे सकता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक एक्सेस से ब्लॉक कीजिए, और इसके कुछ प्री डिफाइंड ग्राउंड है। ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, सेक्शन 79 जो है हैज बीन स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 79 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, गलत। ठीक है, इसको नहीं, 66A को स्ट्रक डाउन किया है। 79 तो जिसके बारे में हमने बात की, जो एग्जेम्पशन देता है लाइबिलिटी से, इसकी बात है सेक्शन 79 में। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। यहाँ पे ओनली वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन ये देखिए, ये सेकंड है, यूएस डिलेस टैरिफ अगेंस्ट डिजिटल सर्विस टैक्स। तो देखो ये क्या है पूरा इशू, उसको समझाती हूँ मैं। ठीक है, सिंपल भाषा में समझते हैं क्या है। देखो, डिजिटल सर्विस टैक्स क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। क्या हुआ है कि जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने ये सोचा कि जो भी फॉरेन कंपनीज आ रही हैं, जैसे अमेजन, एप्पल, फेसबुक, इनके कारण जो इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनका जो है नुकसान हो रहा है, और ये जो कंपनीज हैं ये हमको टैक्स भी नहीं पे कर रही हैं, कुछ भी नहीं पे कर रही हैं, लेकिन हमारे मार्केट का पूरा फायदा उठा रही हैं। तो कुछ तो टैक्स इनके ऊपर लगाना चाहिए ना। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जो यूएस की ये डिजिटल कंपनीज थी इनके ऊपर कुछ टैक्स लगाया। ठीक है, इनके ऊपर लगाया टैक्स, और उन्होंने अपनी कंपनीज के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। इंडिया ने अपनी जो डोमेस्टिक डिजिटल कंपनीज थी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया। इससे भड़क कर यूएस ने
इसके ऊपर रिटेलिएटरी मेजर्स लगाए, रिटेलिएटरी मेजर्स यानी कि बदला लेने के लिए टैरिफ्स लगाए, ठीक है, इनको लगाया फिर हटा दिया, ठीक है। तो ये सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब देखो क्या है एग्जैक्टली क्या हुआ है वो मैं बताती हूँ। इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी जिसने 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था 2016 में डिजिटल कंपनीज के ऊपर। ये जो 6% इक्वलाइजेशन लेवी है, ये क्या है, जो डिजिटल कंपनीज थी, जो फॉरेन कंपनीज थी, उनके ऊपर 6% टैक्स लगाया था 2016 में, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के लिए जो डिजिटल कंपनीज एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रही थी ऑनलाइन, उन्हीं के ऊपर ये 6% टैक्स था। उसके बाद क्या हुआ कि पहले तो ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के ऊपर लगा था, फिर इन्होंने 2% टैक्स लगाया नॉन रेसिडेंस ई कॉमर्स प्लेयर्स पे। तो जो ई कॉमर्स प्लेयर्स, फॉरेन ई कॉमर्स प्लेयर्स थे इंडिया में, उनके ऊपर भी 2% टैक्स यहाँ पे इन्होंने लगाया। उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2021-2022 में इन्होंने ई कॉमर्स सप्लाई पे ही ये टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो अब कोई भी एंटिटी, कोई भी फॉरेन एंटिटी जो ऑनलाइन बिजनेस करती है, ई कॉमर्स करती है इंडिया में, जिसके भी 3 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं इंडिया में, उनके ऊपर ये टैक्स लगता है। तो इसका ये था पूरा डिजिटल सर्विस टैक्स, ओके। इसको इक्वलाइजेशन लेवी कभी नाम दिया गया, कभी कभी डिजिटल सर्विस टैक्स नाम दिया गया। ये पूरा था डिजिटल सर्विस टैक्स। इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री नहीं है जिसने ऐसा टैक्स लगाया है यूएस की कंपनीज के ऊपर। ऐसी और भी कई कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, यूके है, ठीक है, ऑस्ट्रिया है, टर्की है, इन सब ने ऐसा किया है, ठीक है। और इंडिया में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक एग्जेम्पशन है यहाँ पे कि वो फॉरेन एंटिटीज, वो फॉरेन डिजिटल कंपनीज जो इंडिया में एक आर्म बना के काम कर रही हैं, और वो जो आर्म है फॉरेन एंटिटीज की इंडिया में, वो अगर कोई इंडियन उसको होल्ड करके बैठा है, ओन करके बैठा है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो यूएस ने बोला ये तो भाई तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा, हम तो तुम्हारी कंपनीज पे नहीं लगा रहे और तुम अपनी कंपनीज पे, डोमेस्टिक कंपनीज पे टैक्स नहीं लगा रहे हो, जो फॉरेन कंपनीज है जो मेजरली हमारे यहाँ से, उन पे टैक्स लगा रहे हो। तो उसके बदले में यूएस ने एक टैरिफ लगा दिया इन 6 कंट्रीज के इंपोर्ट्स पे, ठीक है। तो 2 बिलियन जितना इंपोर्ट जो आता है यूएस में इन 6 कंट्रीज से, उसके ऊपर यूएस ने 25% तक का टैरिफ लगा दिया, ठीक है। और ये 6 कंट्रीज कौन कौन सी थी, ये देखो, ये मेजरली इटली, स्पेन, टर्की, यूके एंड ऑस्ट्रिया थी, ठीक है। इसके अलावा इंडिया भी थी। अब इसके ऊपर जो टैरिफ लगाया उसको इमीडिएटली फिर इन्होंने विड्रॉ भी कर दिया। अब इस विड्रॉ करने के पीछे कई सारे चीज़ें कही जा रही हैं। एक तो ये कि कोविड चल रहा है, ठीक है, तो कोविड से बहुत मुश्किल से ये कंट्रीज रिकवर कर रही हैं। अगर इनके ऊपर ये ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशंस आ जाएंगी तो ये रिकवर कैसे करेंगी, और ये रिकवर नहीं करेंगे तो सिर्फ इनको नुकसान नहीं होगा, पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को नुकसान होगा। इसीलिए इन्होंने ये अभी इमीडिएटली इसको हटा दिया। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि ये अपना नाम वैसे ट्रंप जैसा खराब नहीं करना चाहते थे। जैसे ट्रंप एरा में 301 इन्वेस्टिगेशंस होती थी, तो ट्रंप एकदम कुछ भी टैरिफ्स लगा देते थे, और ट्रंप एरा में देखा गया कि यूएस बहुत ज़्यादा ट्रेड वॉर्स में फंसा था। तो ये जो बाइडन है वो इस ट्रेड वॉर में नहीं फंसना चाहते। तो एक तो ये था, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि भाई इतना हमारे ऊपर चार्ज लग रहा है, हमारा $2 बिलियन का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, तो उसके बारे में किसने पता लगाया, यूएसटीआर ने, ठीक है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने, ओके। यहाँ पे इन्होंने पता लगाया इसके बारे में, और सेक्शन 301 के अंतर्गत इनको ये आज़ादी है यूएसटीआर के पास कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो एक्शन भी ले सकते हैं यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में, ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर। तो ये पूरा इशू था। अब देखो इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये जो डिजिटल सर्विस टैक्स है इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है। पहली चीज़ तो बर्डन बढ़ रहा है डिजिटल कंज्यूमर के ऊपर। आप अगर किसी डिजिटल कंपनी के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो वो भी तो एक्स्ट्रा पैसे लेगी ना कंज्यूमर से। जैसे आपने एफबी के ऊपर टैक्स लगाया, अमेजन के ऊपर टैक्स लगाया, तो वो अपने प्राइजेस बढ़ा के देगी कंज्यूमर्स को, और वो कंज्यूमर्स कहाँ के हैं, आपके ही तो हैं, इंडिया के ही तो हैं। तो डिजिटल कंज्यूमर्स के ऊपर बर्डन बढ़ा है। फिर रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी इन्वाइट हो सकते हैं, जैसे अभी हुए हैं, यूएस ने करे थे 25%, हालांकि उसको इमीडिएटली हटा दिया, लेकिन ऐसे और रिटेलिएटरी टैरिफ्स लग सकते हैं। देन डबल टैक्सेशन का यहाँ पे प्रोविजन हो सकता है, यानी कि जो कंट्री यूएस की है वो यूएस को तो इनकम टैक्स भर ही रही है, वो यहाँ पे भी टैक्स भर रही है, तो डबल टैक्सेशन लग रहा है उन कंट्रीज के उन फर्म्स के ऊपर, उन कंपनीज के ऊपर, ओके। तो अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, डिजिटल सर्विस टैक्स अप्लाइज टू ट्रेड एंड सर्विसेज बाय नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन इंडिया। तो डिजिटल सर्विस टैक्स जो है इनके ऊपर लगता है जो ट्रेड एंड सर्विस करते हैं एनआरआई, यानी कि नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं इंडिया में, सही है,
ठीक है। अदर कंट्रीज लाइक फ्रांस, सिंगापुर, यूके हैव ऑल्सो अप्लाइड द सेम टैक्स, तो इन्होंने भी सेम टैक्स जैसे डिजिटल सर्विस टैक्स हमने अप्लाई किया है, इन्होंने भी अप्लाई किया है, ये भी सही है, ठीक है। तभी तो यूएस भड़का कि भाई तुम सब मिलके मेरी कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हो और मैं कुछ भी ना करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्रिक्स, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रिक्स की रेलेवेंस को लेकर है। अभी न्यूज़ में क्या था, क्यों ब्रिक्स एकदम न्यूज़ में आ गया, क्योंकि इंडिया इस बार होस्ट करने वाला है ब्रिक्स की समिट को, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रिक्स है इसकी रेलेवेंस बताई हुई है। तो सबसे पहले जो ब्रिक्स टर्म थी ये किसने फॉर्मुलेट करी थी, 2001 में एक इकोनॉमिस्ट थे जिम नील, ठीक है, जिम ओनील। ये गोल्डमैन सैक्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने ये टर्म फाउंड की थी। इन्होंने ये कहा था कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, पहले इन्होंने सिर्फ 4 कंट्रीज को इसमें रखा था, ये थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। इन चारों कंट्रीज से मिला के इन्होंने ब्रिक टर्म बनाई थी, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि 2039 तक हो सकता है कि ये जो 4 इमर्जिंग कंट्रीज हैं ये वेस्टर्न डोमिनेशन को कर्व कर दें। और ऐसा इन्होंने कहा था 2 चीज़ों के बेसिस पे, एक तो पॉपुलेशन, क्योंकि 40% पॉपुलेशन वर्ल्ड की इन 4 कंट्रीज 5 कंट्रीज में रहती थी। और सेकंड जीडीपी की बात की थी इन्होंने कि लगभग 30% जो ग्लोबल जीडीपी है वो सिर्फ ये 4-5 कंट्रीज मिलकर बनाती हैं। तो हो सकता है कि 2039 तक ये ब्रिक्स कंट्रीज वेस्टर्न डोमिनेशन जो है उसको कर्व कर दें। लेकिन ऐसा पाया जा रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। जो सोचा गया था, जो अज्यूम किया गया था, जो एस्टिमेशन थे वो लग नहीं रहा है कि पूरे होंगे। तो इसमें इश्यूज क्या है, पहला तो ग्रोइंग रशिया चाइना रिलेशंस। देखो ये अच्छी बात है कि रशिया और चाइना दोनों ब्रिक्स के मेंबर्स हैं और इनके रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि रशिया और चाइना के जो बायलैटरल रिलेशन हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं देन ब्रिक्स के जो रिलेशन है, ठीक है। तो ब्रिक्स का जो कोहेशन है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, उससे बहुत ज़्यादा आगे है रशिया और चाइना के रिलेशंस। दूसरी चीज़ है टेंशन हमेशा चलती रहती है इंडिया और चाइना के बीच में, और दोनों कंट्रीज एक साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो किस तरह काम होगा। इंडिया जो है धीरे धीरे क्वाड के क्लोज आता जा रहा है, और क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, मेजरली वो कंट्रीज हैं जो चाइना की राइवल्स मानी जाती हैं, जैसे कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इंडिया इसके पास आता जा रहा है। इंडिया यूएस की भी बहुत ज़्यादा क्लोज आता जा रहा है। रिसेंटली यूएस के साथ ट्रेड वॉर देखने को मिला था चाइना का, और इंडिया धीरे धीरे इसके पास आता जा रहा है आफ्टर सिविल न्यूक्लियर डील। तो यहाँ पे ये एक इशू है। फिर रशिया जो है, ऐसा माना गया था कि रशिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। जो 21st सेंचुरी आएगी, जो आने वाली 21st सेंचुरी है, उसमें रशिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा ग्लोबल लेवल पे। लेकिन देखा गया कि भाई G7 में पहले G8 था ये, ठीक है, रशिया तक होने तक, पर इसको G7 कर दिया गया, रशिया को बाहर निकाल दिया इन्होंने, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दिया। तो रशिया का तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस और घटता जा रहा है। चाइना जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है, ठीक है। ट्रेड वॉर देखी, फिर साउथ चाइना सी के ऊपर हर बार क्लेम करता रहता है, सारी कंट्रीज़ के ऊपर अपना जमाता रहता है। जैसे जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें भी देखा गया है कि किस तरह से चाइना अपनी अग्रेशन दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद चाइना जो है, चाइना की BRI नॉट ज्वाइंड बाय इंडिया एंड रशिया, तो चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको रशिया और इंडिया ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। साउथ अफ्रीका जो माना जा रहा था कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी होगी, वो बुरी तरह से डेट लेडन है, ठीक है। तो डेट में फंसी हुई है ये पूरी इकोनॉमी। ब्राज़ील जो अच्छा माना जा रहा था इकोनॉमिकली, लेकिन कोविड को कर्व करने में बहुत पीछे रही, वर्स्ट अफेक्टेड रही है कोविड से ये कंट्री। फिर इंडिया का आत्मनिर्भर भारत मिशन आया कोविड के चलते। एक तरह से ये ऐसा माना जा रहा है कि ये इंडिया को इनवर्ड कर देगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है इंडिया का, किस तरह से एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स होते हैं, ये उसको और कम कर देगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ सजेशन हैं कि अब ब्रिक्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। ब्रिक्स को या तो नेक्स्ट 11 करने की ज़रूरत है, या तो ब्रिक्स करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 11 का मतलब ऐसी और भी कंट्रीज़ हैं जो इनके जैसी हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, मेक्सिको हो गया। इन सब कंट्रीज़ को भी नेक्स्ट 11 में बड़ा करना चाहिए ब्रिक्स को, और नेक्स्ट 11 बनाना चाहिए, ठीक है। 11 कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाना चाहिए। या फिर ब्रिक्स, इसमें ये जो के है ये साउथ कोरिया को डिनोट करता है। तो इन्होंने कहा है कि कुछ सजेशंस ऐसे भी हैं कि साउथ कोरिया को आप इंक्लूड करो अपने में, ठीक है। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ इश्यूज हैं, अच्छे काम भी किए हैं ब्रिक्स ने, ठीक है। तो पहली चीज़ जो की है, ये 2 साल से एंड्योर कर रहा है, ठीक है, 2 साल से लगातार बना हुआ है अपनी जगह पे। सार्क जैसा नहीं है, ठीक है, कि सार्क की कोई ज़्यादा इज्जत नहीं है, ठीक है। मेंबर्स की जो कमिटमेंट है
ब्रिक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। कोई भी मेंबर इसका एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने समिट को मिस किया हो या कुछ भी बायलैटरल इश्यूज़ के कारण जो समिट है वो हॉल्ट हो गई हो, लेकिन सार्क में ऐसा होता रहता है। सार्क में तो कब से लेकर समिट नहीं हुई है, ठीक है, तो बहुत अच्छी कंडीशन है ऐसे देखा जाए तो। एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे बनाया गया था। ये बनाया गया था जो मेंबर कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, उनको हेल्प करने के लिए अगर कभी आगे ग्लोबल लिक्विडिटी क्रंच आता है तो। देखो जो 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस टाइम पे इन पांचों कंट्रीज को समझ आ गया था कि देखो हम पे तो बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है, तो हम एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, पर ये आगे के लिए भी तैयार हो रहे हैं, कभी आगे लिक्विडिटी क्रंच आता है तो एनडीबी से इन कंट्रीज की हेल्प हो सके, मेंबर कंट्रीज की। ये एक मल्टीलेटरल वर्ल्ड के लिए कॉल देता है, ठीक है, एक कॉल देता है मल्टीलेटरल वर्ल्ड के लिए, यानी कि सिर्फ दो पोल्स नहीं हो सकते, यूएस, रशिया, चाइना, सिर्फ इनसे कंट्री पूरा ग्लोब नहीं चल रहा है। मल्टीलेटरल सभी को सभी कंट्रीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इसकी बात करता है। और इसको देखा जा सकता है जब ये मांग करते हैं यूएन, यूएनएससी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स की, ठीक है। जैसे आपको पता होगा यूएनएससी में सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें से रशिया और चाइना एक हैं, लेकिन ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलता है कि यूएनएससी की जो ये परमानेंट मेंबरशिप है उसको बढ़ाना चाहिए। वैसे ही वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के केस में भी ये बोलते हैं। अब देखना ये है कि ये जो दोनों इनवर्ड कंट्रीज ऑलरेडी हैं, जो रशिया और चाइना ऑलरेडी इनर्ट सर्कल में आती हैं इसके, वो इसके लिए कितना सपोर्ट करती हैं, और क्या सिर्फ ये रेटोरिक है, क्या सच में कुछ करेंगी, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब एक टेस्ट आ गया है ब्रिक्स के लिए कि क्या जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं वो आईपीआर वेवर जो साउथ अफ्रीका और इंडिया मांग रहे हैं डब्ल्यूटीओ से रिगार्डिंग कोविड ड्रग्स एंड वैक्सीन, उसको ये सपोर्ट करते हैं कि नहीं। तो ये एक टेस्ट होगा इनके लिए। तो ओवरऑल यहाँ पे ब्रिक्स की रेलेवेंस को हमने देखा, और ऐसा ऐसा भी देखा जा रहा है कि ब्रिक्स एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो सकता है ग्लोबली, ठीक है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल देखा। इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है ये देखो, एग्जामाइन द रेलेवेंस ऑफ ब्रिक्स इन बैकड्रॉप ऑफ चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स चेंज होता रह रहा है, ठीक है, यूएस एक साइड आ गया है, रशिया एक साइड आ गया है, चाइना अलग हो गया है, इंडिया थोड़ा बीच में है, ठीक है। तो ये जियोपॉलिटिक्स चेंज होते जा रहे हैं, और इसमें ब्रिक्स का रेलेवेंस क्या है ये आपको बताना है। तो आपको इसमें इसके इश्यूज भी बताने हैं कि किस तरह से ब्रिक्स रेलेवेंट कम होता जा रहा है और किस तरह से अभी भी ब्रिक्स काफी ज्यादा रेलेवेंट है। इन दोनों पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है, ओके। देन पाकिस्तान मेक्स प्रोग्रेस ऑन टेरर फाइनेंस रेटिंग्स। तो पाकिस्तान जो है, अब एफएटीएफ की मीटिंग है अगले महीने, अभी पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है एफएटीएफ की, और अब कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, कई समय से, काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर हो जाए, क्योंकि ये एक वार्निंग लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट एक वार्निंग लिस्ट होती है, इसके बाद आता है ब्लैक लिस्ट, उसमें सैंक्शंस लग जाते हैं जो भी कंट्रीज के अंदर आती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं, ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट है क्या। तो एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये लिस्ट बनाती है, ठीक है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और ये 1989 में स्टैब्लिश हुई थी G7 के अंतर्गत। तो याद रखना G7 के अंतर्गत ये स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स OECD के हेडक्वार्टर्स के साथ हैं पेरिस में, ठीक है। और ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। दो तीन काम इसके मेन है, ठीक है। एक तो ये कि टेरर फंडिंग को रोकती है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है, और टेररिज्म को जो रोकती है, टेरर फाइनेंसिंग वगैरह को रोकती है ये, ठीक है। इनिशियली जब ये स्टैब्लिश हुई थी 2001 में, जब 1989 में ये स्टैब्लिश हुई थी, तो मनी लॉन्ड्रिंग ही कॉम्बैट करना इसका इकलौता फंक्शन था। लेकिन 2001 में इन्होंने बढ़ाया अपना जो एम्बिट है, और उसको टेरर फाइनेंसिंग को भी रोकने का काम मिल गया इनको, ठीक है। और 2012 में इन्होंने ऐसे एफर्ट्स भी किए कि एक तो फाइनेंसिंग को तो रोकना ही है हमको, टेरर फाइनेंसिंग को, हमको जो वेपन्स का प्रोलिफरेशन है, मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनका प्रोलिफरेशन, यानी कि दूसरी कंट्रीज को ये जो हम पहुंचाते रहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान जो है, चाइना जो है वो पाकिस्तान को पहुंचाता है, ऐसे एलिगेशन लगते हैं, चाइना जो है नॉर्थ कोरिया को ये न्यूक्लियर वेपन्स पहुंचाता है, ऐसे भी एलिगेशन लगते हैं। तो इस प्रोलिफरेशन को रोकना इसने अपने एम्बिट में ले लिया। और मेंबर्स की बात करूं तो 37 मेंबर्स हैं इसके, और 2 और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इसकी, ठीक है। मेंबर्स में इंडिया जो है इसका मेंबर है, ठीक है। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ओके। अब देखो यहाँ पे मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। इनकरेक्ट याद रखना, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, सही है। इस्टेब्लिश्ड इन 1989, ये भी सही है। OECD के अंतर्गत, ये गलत है, G7 के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इनिशिएटिव OECD का नहीं, G7 का सही है। इट्स ओनली फंक्शन इज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो देखो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना इसका फंक्शन है, गलत, ठीक है। इसका फंक्शन टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, वेपन्स के प्रोलिफरेशन को रोकना भी इसका फंक्शन है। इंडिया इज अ मेंबर, ये सही है, ठीक है। तो ओनली 3 इज करेक्ट, 1 and 2 आर रॉन्ग, ठीक है। तो 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट पूछा है, ओके। देन
ये एक है कोविड-19 वैक्सीन एंड इंडेनिटी क्लॉज। तो ये देखो क्या इशू है, समझाती हूँ मैं। देखो, हमारे यहाँ कोविड बहुत बढ़ रहा है, हमें ज़रूरत है वैक्सीन्स की, ठीक है, वैक्सीन्स की बहुत शॉर्टेज है, तो हमें ज़रूरत है किसकी, वैक्सीन्स की। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि वैक्सीन्स के साथ बात हो रही है, वैक्सीन कंपनीज के साथ, फाइजर, मॉडर्ना, इनके साथ बात हो रही है इंडिया की, लेकिन जो कंपनीज हैं इनकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त इनकी ये है कि आप इंडेनिटी क्लॉज दीजिए हमको, लाइए हमारे लिए। तो ये क्या है इंडेनिटी क्लॉज? इसमें क्या होगा, एक तरह से सिक्योरिटी दी जाएगी इन कंपनीज को कि अगर फाइजर आ गया इंडिया में, ठीक है, फाइजर को अप्रूवल मिल गया, तो फाइजर अगर किसी भी पर्सन को लगता है, अब अगर उसको कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ डेथ हो जाती है उसकी, या कुछ ऐसे ऑब्लिगेशन, कुछ ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं उसके ऊपर, तो जो पर्सन जिसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं, अगर वो कंपनसेशन की मांग करता है इसके अंतर्गत, तो फाइजर उसको कंपनसेशन नहीं देगा, गवर्नमेंट देगा उसको कंपनसेशन, ठीक है। तो ये क्या, कंपनी को एक सिक्योरिटी मिल गई कि भाई हमारे ऊपर कोई कंपनसेशन का क्लेम नहीं करेगा, जो भी क्लेम करना है तुम गवर्नमेंट के ऊपर करना, इसको कह रहे हैं वो इंडेनिटी क्लॉज। ओके। दूसरा इन्होंने एक शर्त रखी थी, वो रखी थी ब्रिजिंग ट्रायल को एग्जेम्प्ट करने की। ब्रिजिंग ट्रायल क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। देखो, कोई भी अगर फाइजर, सपोज फाइजर को अप्रूवल मिल जाता है इंडिया में, ठीक है, तो फाइजर को ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में अप्रूवल मिल चुका है, वहाँ पे ट्रायल्स हो चुके हैं, तो इंडिया में उसको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा बिना पहले के ट्रायल्स के। अप्रूवल मिलने के बाद कुछ ट्रायल्स होंगे इंडिजीनियस पॉपुलेशन पे, उसको कहेंगे ब्रिजिंग ट्रायल्स। तो इन कंपनी ने ये भी अपनी शर्त रखी कि हमको ब्रिजिंग ट्रायल्स नहीं करवाने हैं, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट ने आखिर मान लिया, पहले नहीं मान रही थी गवर्नमेंट, इसको अब मान लिया है, लेकिन ये जो इंडेनिटी क्लॉज है इसके ऊपर अभी भी अटका हुआ पूरा केस। तो ये जो इंडेनिटी क्लॉज है, ये सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 में आता है। तो 1872 का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये डिफाइन करता है कि सेक्शन 124 में इंडेनिटी क्लॉज क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको इसका मतलब समझा दिया। अब देखो, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। इसमें जो इंडेनिटी क्लॉज है, बाकी कंट्रीज़ के साथ जो फाइजर और मॉडर्ना का है, वो मानते हैं कि हमारा इंडेनिटी क्लॉज है, लेकिन हम उसकी डिटेल आपको देंगे नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसमें एक चीज़ और, कि यहाँ पे जो न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स हैं, इन्होंने बोला है कि हम अप्रूवल दे देंगे बिना ब्रिजिंग ट्रायल्स के, लेकिन अभी हम ये दे पाएंगे कि नहीं आपको अप्रूवल इसके लिए, इंडेनिटी क्लॉज के लिए, ये अभी क्वेश्चन में है। अब इसमें इंडिया को डिसाइड करना है। देखो, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्प्लीकेशन है। पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ये होगा कि अगर इंडेनिटी क्लॉज आ जाता है, तो ये जो वैक्सीन होंगी इनके दाम बहुत कम होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये इंडेनिटी क्लॉज नहीं होता है, तो जो कंपनीज हैं जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको खतरा रहेगा हमेशा कि भाई कोई भी कंपनसेशन के लिए आ गया तो हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसको। तो इसीलिए ये वैक्सीन्स के प्राइजेस ये हाई रखेंगी, ठीक है, जैसे कि उसमें से इनको वसूल हो जाए जितना भी इनका कंपनसेशन होगा वो। तो अगर इंडेनिटी क्लॉज पास हो जाता है, तो जो वैक्सीन्स के प्राइजेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए वैक्सीन अफोर्डेबल हो जाएंगी, एक्सेसिबल हो जाएंगी सारे देशवासियों को। इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये है कि अगर हम इनको इंडेनिटी क्लॉज दे देते हैं, रख लेते हैं इनके लिए, तो डोमेस्टिक कंट्रीज जैसे हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वो भी बोलेगा कि भाई हमको भी दो, फिर हम क्यों कंपनसेशन पे करें। तो ओवरऑल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बर्डन भी आ सकता है इसको लेकर, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। अब देखो, इसका क्वेश्चन ये है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडेनिटी क्लॉज। In legal terms, it means a contractual obligation of one party to compensate another party due to the act of former. तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है जिसमें एक पार्टी कंपनसेट करेगी दूसरे पार्टी के एक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये तो सही है, ठीक है, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी फाइजर या मॉडर्ना जैसी कंपनीज के, अगर कुछ साइड इफेक्ट होते हैं उनके वैक्सीन के, तो उनका कंपनसेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दूसरा, सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस इट। तो सेक्शन 148 डिफाइन करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये गलत है, सेक्शन 124 डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये साइंस एंड टेक का एक इशू है, ठीक है। नीड टू स्टे प्रिपेयर्ड फॉर मल्टीपल वेव्स एंड वेरिएंट्स। तो मैंने आपको कई बार समझा है कि वेरिएंट्स क्या होते हैं कोविड के, ठीक है। कोरोना के वेरिएंट्स क्या होते हैं, कई बार म्यूटेशन हो जाता है और म्यूटेशन के कारण बनते हैं वेरिएंट्स, ठीक है। और इनके कारण कई सारी वेव्स आती हैं। वेव्स क्या मतलब होता है, ऐसा कर्व बनता है, ठीक है, मतलब कि एकदम बढ़ते हैं केसेस और फिर कम होते हैं। तो ये कर्व आपने साइन कर्व पढ़ा होगा 10th 11th में। तो ये इस तरह का कर्व बनता है, एक पीक पकड़ता है और फिर डिक्लाइन होने लगता है, तो इसको कहा जाता है एक वेव, ठीक है। तो हमारे यहाँ फर्स्ट वेव आई थी लास्ट ईयर, सेकंड वेव अभी चल रही है। तो सेकंड वेव को लेकर यहाँ पे, सेकंड वेव थर्ड वेव जो आएंगी वेव्स, उनको लेकर यहाँ पे पूरा इशू है।
तो सेकेंड वेव डिक्लाइन हो रही है ये मानते हैं एक्सपर्ट्स, ठीक है, क्योंकि जो टोटल पॉजिटिविटी रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये 15% के ऊपर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सेकेंड वेव डिक्लाइन ज़रूर हो रही है लेकिन कंटेन नहीं हुई है पूरी तरह से। अल्फा और डेल्टा वेरिएंट के बारे में कल आपको सर ने बताया था, ठीक है। तो अल्फा एंड डेल्टा वेरिएंट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो देखो अल्फा वेरिएंट कौन सा है, B.1.17, ठीक है, ये अल्फा वेरिएंट है। और डेल्टा वेरिएंट क्या है, ये आपको दिखेगा B.1.167.2, ये डेल्टा वेरिएंट है, ठीक है। वेरिएंट आप फिर से बता देती हूँ। कोई भी वायरस जब होता है, जब वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, तो कई बार उसके जेनेटिक मटेरियल में अल्टरेशन आ जाते हैं, चेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल, इसको कहते हैं म्यूटेशन। जहाँ भी एक या उससे ज़्यादा म्यूटेशंस पाए जाते हैं उसको कहते हैं वेरिएंट, ठीक है, ओरिजिनल वायरस का वेरिएंट कहते हैं। तो यहाँ अलग अलग वेरिएंट्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, म्यूटेशन हो के, तो अल्फा एंड डेल्टा वेरिएंट्स पाए गए हैं। इनमें ऐसा पाया गया है एक स्टडी में कि आफ्टर वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद भी जिन लोगों को कोविड हो रहा है वो मेजरली इन दोनों वेरिएंट्स के कारण हो रहा है, और उसमें भी डेल्टा वेरिएंट जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो ये नए वेरिएंट्स के आने से ये भी एक चिंता हो गई है, तो कि आगे जाके वेरिएंट्स तो बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वेरिएंट्स अलग अलग आते जाएंगे तो इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, ट्रांसमिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, तो क्या हमारी वैक्सीन इसके लिए कैपेबल रहेंगी, ठीक है। जैसे कल एक स्टडी भी आई थी कि कोविशील्ड जो है वो सिर्फ 33% इफेक्टिव है इन वेरिएंट्स के ऊपर, डेल्टा और अल्फा के ऊपर, तो ये भी एक इशू हो गया। ओके, उसके बाद नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, तो क्या थर्ड वेव की चांसेस और बढ़ गए, तो ये एक इशू है। तो इसमें एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई थर्ड वेव के तो पूरे चांसेस हैं, हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा वेव्स और आएँ, हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स और देखने को मिले और ज़्यादा ट्रांसमिबिलिटी वाले देखने को मिले, तो हमको तैयार रहने की ज़रूरत है। और कैसे पता चलेगा कि थर्ड वेव आ गई, तो इसके लिए इन्होंने पैरामीटर्स दिए हैं। जैसे एक दिया है कि जब सेकंड वेव को हम कंटेन कर लेंगे उसके बाद ही थर्ड वेव आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी डिक्लाइन हो रही है तो थर्ड वेव आ गई। जब पूरी तरह से ये कंटेन हो जाएगी, टोटल पॉजिटिविटी रेट कम हो जाएंगे, उसके बाद फिर पॉजिटिविटी रेट बढ़ते हैं तो उसको थर्ड वेव माना जाएगा। इन्फेक्शंस के रेट बढ़ने लग जाएं, जब स्टेडी इंक्रीज हो जाए इन्फेक्शन में 2-3 वीक्स में, ठीक है, और रिप्रोडक्शन रेट जो है वो भी बढ़ने लग जाए इसका, तो इस केस में माना जाएगा कि थर्ड वेव आई है। फिर इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी हमें अभी से बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो जनता है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है इसको लेकर। तो इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी हमको बनानी चाहिए एज पिरामिड को देखते हुए। जैसे कि अभी 40% जो हमारे सिटीजन हैं वो 0 to 18 ईयर्स एज में आते हैं, ठीक है, और इनके लिए अभी तक हमने कोई वैक्सीन नहीं बनाई है, ठीक है। तो जैसे फाइजर है वो 12 to 18 के लिए अलाउ कर दी है, तो ऐसी कुछ चीज़ें करनी चाहिए हमको, जैसे फाइजर को अलाउ करना चाहिए, अप्रूवल देना चाहिए इनको, सो दैट हमारा जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उनको हम यहाँ पे बचा सकें इम्यूनाइजेशन से। और एक एक्सपर्ट ने इसमें ये भी कहा है कि कम से कम दिसंबर तक सबको एक ना एक शॉट लग जाना चाहिए वैक्सीन का। और अभी जैसे हमारे यहाँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन मेजरली चल रही हैं, तो इसमें 2 शॉट्स लगते हैं ना, तो फिर कंप्लीट होती है पूरी वैक्सीन। ये कहते हैं कि एक शॉट वाली वैक्सीन की ज़रूरत है हमको, ठीक है, और एक शॉट वाली वैक्सीन की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अधरेंस जो है, जो वैक्सीन अधरेंस है वो कम है इंडिया में। फिर मोबाइल वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, डोर टू डोर कैंपेन्स की ज़रूरत है, एम्प्लॉयर्स की ऑब्लिगेशन की ज़रूरत है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेट करवाएं, ठीक है। फिर एक चीज़ उन्होंने लास्ट में ये कही कि हम देखते हैं कि जितनी भी स्टडीज़ हमको मिली है कोविशील्ड कोवैक्सीन जितने भी वेरिएंट्स को लेकर, वो सारी बाहर की स्टडीज़ हैं, ठीक है। जैसे कोविशील्ड बाहर की पॉपुलेशन पे कैसे काम करी, फाइजर बाहर की पॉपुलेशन पे कैसे काम करी, इंडिया की पॉपुलेशन पे कैसे काम कर रही हैं ये वैक्सीन, कैसे काम कर रही हैं वेरियंट्स, इसका कोई डाटा नहीं है। तो इंडिया को रिसर्च को बढ़ाना चाहिए ये देखने के लिए कि इफेक्टिवनेस कितनी है वैक्सीन की इंडियन पॉपुलेशन पे, ठीक है, तो इंडिजिनियस पॉपुलेशन पे इन फॉरेन वैक्सीन की कितनी इफेक्टिवनेस है, इसके लिए इंडिया को अपना डाटा लाना चाहिए, अपनी रिसर्च करनी चाहिए। ओके, तो देख यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, इसको लेकर एक आर्टिकल आया था जो इम्पोर्टेंट है। एक स्टडी ने बताया है, स्टडी और कौन सी, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021, इस स्टडी ने ये बताया कि लगभग 2 लाख केजी बायोमेडिकल वेस्ट हर एक दिन प्रोड्यूस हो रहा है सिंस लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ से हर दिन 2 लाख केजी वेस्ट जनरेट होता है बायोमेडिकल वेस्ट, और ये बायोमेडिकल वेस्ट मेजरली कोविड वाला बायोमेडिकल वेस्ट है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा घातक हो सकता है ये इंडिया के लिए, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, वो वेस्ट जो रिसर्च टेस्टिंग डायग्नोसिस इम्यूनाइजेशन के टाइम पे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के इम्यूनाइजेशन डायग्नोसिस टेस्टिंग इन सभी के टाइम पे जब जो वेस्ट जनरेट होता है उसको कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं हॉस्पिटल्स का जो मेजरली वेस्ट होता है उनको यहाँ पे हम हॉस्पिटल्स के मेजरली जो वेस्ट होता है उसको यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट कहेंगे।
इसकी नोडल एजेंसी कौन होती है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इससे डील करती है ये, ठीक है। और बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यहाँ पे बनाए गए थे 2016 में। इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्बिट को बढ़ाया गया था, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट को, काफ़ी ज़्यादा स्कोप इसका बढ़ाया गया था, ठीक है। इसमें कोडिफिकेशन किया गया था, अलग अलग कलर्स में इसको कोडिफाई किया गया था, अलग अलग किस तरह से सेग्रीगेशन करना है, किस तरह से इसका मैनेजमेंट होगा, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं सेग्रीगेशन कैसे होता है। स्पेशली रेड वेस्ट, येलो वेस्ट, ब्लू वेस्ट और व्हाइट वेस्ट है ये, ठीक है। इस तरह से सेग्रीगेट किया गया है। ग्रीन वेस्ट तो होता है जो जनरल वेस्ट होता है, ठीक है, जो किचन से निकलता है, जो हमारा वाटर बॉटल्स होती हैं, ये सारे वेस्ट होती है, तो ये बायोमेडिकल वेस्ट में नहीं आता है। ये आता है इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स जो होते हैं, सिरिंज वगैरह, प्लास्टिक वेस्ट जैसे पीपीई किट जो हो गई, वो रेड वेस्ट में आएगी। फिर येलो वेस्ट में कौन सा होगा? इन्फेक्टेड वेस्ट, ठीक है। इन्फेक्टेड वेस्ट यानी कि जो सॉइल्ड होते हैं, ठीक है, केमिकल्स होते हैं, लिक्विड्स, मेडिसिन, ये सब कुछ आते हैं इन्फेक्टेड वेस्ट में, येलो में। ग्लासवेयर यानी कि जो ब्लू वेस्ट है, इसमें ये सब आता है, ठीक है। मेटेलिक इम्प्लांट्स मटेरियल, ग्लासवेयर मटेरियल, ये सब चीज़ आती है। और जो शार्प्स होते हैं जैसे सिरिंज हो गई, कट ग्लासेस हो गए, ये सब आएंगे किसमें? शार्प्स यानी कि वाइट वेस्ट में। तो इस तरह से अलग अलग कोडिफिकेशन किया गया है और अलग अलग इसकी टेक्निक बताई गई है कि इसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। कभी किसी को डीप बरियल करके, किसी को जला के, ठीक है। इन सब तरीकों से इनका होगा, बरियल होगा या फिर इनका डिस्पोजिशन होगा। अब इससे रिस्क क्या क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट से क्या क्या रिस्क है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इससे इन्फेक्शन जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो मेडिकल नर्सिंग स्टाफ है उसमें रिस्क बढ़ने के चांसेस है अगर वो इस वेस्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो। फिर अगर ये इन्फेक्शन होते हैं तो HIV, हेपेटाइटिस B और C जैसे इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा सेफ डिस्पोजल की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे मेजर्स दिए गए हैं कि सेफ डिस्पोजल की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे सेफ डिस्पोजल कैसे होगा? जो कोविड जैसे केसेस हैं, इसमें हम देख रहे थे कि हमने आइसोलेट कर दिया था जो भी पेशेंट्स हैं उनको, और इनसे जो रिलेटेड वेस्ट जनरेट हो रहा था उनको सेफ डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी था। और कोविड को लेकर तो बायोमेडिकल वेस्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा वेस्ट का सेग्रीगेशन करना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, और कुछ केसेस में रिडक्शन, रीयूज और रिसाइकलिंग भी की जा सकती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर पर्सपेक्टिव को देख के हमको ये सब करना पड़ेगा। ओके, तो आज हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए मेजरली साइंस एंड टेक से रिलेटेड थे। कुछ टॉपिक्स लास्ट वीक के भी रिवाइज करवाते हैं संडे के इशू में, हिंदू में, तो वो सारे हमने देख लिए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसा इशू मिलता है, जैसे मैंने 2-3 इशूज यहाँ पे हैं जो डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है, जैसे कि एक जो सर ने करा था कल परसों इशू डिस्कस, जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स का है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। जो श्रीलंका में चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है कोलंबो पोर्ट सिटी वाला, वो मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो अगर आपको उससे कोई भी रिलेटेड डाउट होता है, आप पढ़िए उसको, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को आप रिवाइज कीजिएगा। आपको अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। आई ट्राई टू रिजॉल्व देम। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू।